नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। प्रयागराज के आईसीसी सभागार में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ प्रयागराज 2025 के प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। इसके साथ ही सीएम योगी ने महाकुंभ को लेकर वेबसाइट भी लॉन्च की। प्रारंभ करेंगे। नंदी जाइए हाँ आ रहे हैं भाई। तो आपके सुभाषित सुन करके नंदी जी घबरा गए। आप बैठिए लेकिन सुभाषित आपके ठीक थे। तो जिस भाषा को समझे हुए तो हमारे बहुत बड़ा नाव रहा है हमारा, सामने बहुत बड़ी जगह है, तो वहाँ पीपल का पेड़ है। और तो हमारा तो एक ही हो, मतलब घर भी बोल गया, नौहरा भी बोल, एक ही में सब मिक्स है। तो उनकी तबीयत खराब हो गई थी, वो वही गिर गई थी और उनकी तबीयत खराब हो गई, उनके दर्द हो गया। तो हम डॉक्टरों को भी जाके तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधे जहां पर महाकुंभ 2025 के लोगों का लॉन्च हुआ है और यहां पर खुद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की देखिए मौजूदगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर शिरकत किए हुए और इसी के साथ साथ उनके साथ दोनों उप मुख्यमंत्रियों की यहां पर मौजूदगी है। आप देख सकते हैं यहां पर जो है केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की मौजूदगी है और इस बीच सीएम योगी ने देखिए लोगों का अनावरण किया है, लोगो लॉन्च किया है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर तमाम लोगों की देखिए मौजूदगी है। इनके अलावा कई दिग्गज नेता जो हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। महाकुंभ 2025 के लोगों का लॉन्च हुआ है और ये एक भव्य और दिव्य तस्वीर आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। देख सकते हैं तस्वीरें और यहाँ पर देखिए तमाम लोग, तमाम अधिकारी की मौजूदगी। और देखिए ये लोगो आपके सामने आ गया है। ये लोगो जो है महाकुंभ का लोगो है जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनका जो है अनावरण किया है। उप मुख्यमंत्री भी यहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम वो अधिकारी भी कि यहां पर मौजूदगी है उनकी। तो तस्वीरें सीधा प्रयागराज से आपको दिखा रहे हैं जहां आपको बता दें कि महाकुंभ 2025 के लोगों का लॉन्च किया गया है। प्रयागराज से ये सीधे प्रसारण आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है इस लोगों का अनावरण किया है और लोगों को लॉन्च किया। और इनके साथ साथ देखिए यहाँ पर कई अधिकारीगण, नेतागण की जो मौजूदगी है। और अब देखिए इसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन के जरिए कई बातों का जिक्र भी करने वाले हैं। सीधे तस्वीरें प्रयागराज से आपको बता रहे हैं और ये सीधा प्रसारण आपको दिखा रहे हैं जहां महाकुंभ 2025 का शुभारंभ हो चुका है, जिसके मद्देनजर जो है महाकुंभ 2025 के लोगों की लॉन्चिंग हुई है। और इस लॉन्चिंग में देखिए सूबे के मुखिया की मौजूदगी और इसके अलावा उप मुख्यमंत्री भी जो है आमने सामने जो है दोनों अगल बगल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आमने सामने अगल बगल दिखाई दे रहे हैं। उनके अलावा तमाम अधिकारियों की मौजूदगी यहां पर है। प्रयागराज से सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। और देखिए त्योहारी सीजन चल रहा है और ऐसे में लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलर्ट मोड पर हैं और इसी के साथ साथ प्रशासन, पुलिस प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रहने के लिए निर्देश दे रहे हैं क्योंकि देखिए त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है। और अब 12 अक्टूबर को देखिए दशहरा भी है और इस बीच उसके बाद दिवाली और इसके अलावा कई ऐसे त्योहार जो है वो आने वाले हैं। त्योहारी सीजन स्टार्ट हो चुका है जिसके लिए कोई भी अराजक तत्व या फिर असामाजिक तत्व अपने मंसूबे में कामयाब न हो जाए, जिसके लिए लगातार पुलिस प्रशासन को अलर्ट किया जा रहा है। और इस बीच ये तस्वीरें प्रयागराज से सीधे
आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम अधिकारियों की मौजूदगी है। पुलिस प्रशासन का एक जाब्ता भी यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर योगी आदित्यनाथ अब जो है महत्वपूर्ण संबोधन भी देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम बातों का जिक्र करेंगे। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच महाकुंभ 2025 के लोगों को लॉन्च किया गया और ये लॉन्चिंग देखिए प्रयागराज में हो रहा है। प्रयागराज से सीधे तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 के लोगों को लॉन्च किया है। और इसके अलावा देखिए उप मुख्यमंत्री भी यहां पर मौजूद है। दोनों ही उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अगल बगल बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा तमाम अधिकारियों की देखिए यहां मौजूदगी है। और अब देखिए आने वाले त्योहारों के लिए क्या कुछ मुख्यमंत्री दिशा निर्देश देने वाले हैं, ये भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2025 महाकुंभ के लोगों का अनावरण किया है, लोगों का लॉन्च किया है। देखिए त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है, नवरात्रि चल रही है और इस बीच आने वाले कई ऐसे त्योहार है जो कि शांतिपूर्ण संपन्न हो, इसके लिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब सजगता के साथ आगे आते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ अपनी बातों का जिक्र भी वो करेंगे। लेकिन वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, सुनवाएंगे भी। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें सीधे आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है और इसके अलावा तमाम वाला अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। और इस बीच आपको बताते चले तमाम दिशा निर्देश भी दिया जाएगा त्योहारी सीजन के लिए। सभी परियोजनाएं जो आपने निर्देश किया था अक्टूबर तक पूर्ण किया जाएगा, लेकिन 119 परियोजना ऐसी है क्रिटिकल परियोजना है जिसको हमने पिछले बैठक में आपके समक्ष प्रस्तुत किया था, उसमें अक्टूबर तक पूर्ण करने के लिए चुनौती है, जिसको सभी विभाग अभी मानव संसाधन और नई शिफ्ट करा रहे हैं। इसी के समय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं सर। ये संक्षिप्त प्रस्तुति है सर की 25% और 25 से 50% के आगे विभाग और हम प्रस्तुत करेंगे। हर बार अपना बताते भी जाएंगे, बताने से प्रोग्रेस क्या सर। ये वित्तीय प्रबंधन के बारे में सर 2013 में 1152 करोड़ का व्यय हुआ था, इसमें 1142 करोड़ की धनराशि भारत सरकार से घोषित हुई थी सर। 2019 में सर आपके नेतृत्व में 2339 करोड़ की का व्यय हुआ था पूर्ण बजट से, इसमें 1200 करोड़ की भारत सरकार की। इस तरह 1139 करोड़ का व्यय भारत सरकार द्वारा वजन किया गया था। और विभाग की योजनाओं से कन्वर्जन आपने एक रूपये का जो बनाई थी सर, उससे कन्वर्जन हुआ था। अन्य विभागों ने भी सपोर्ट किया था, जैसे सेतु, नमामि गंगे और अन्य इसमें 1267 करोड़ के हुआ था। इस तरह 24 करोड़ का व्यय हुआ था। तो इस बार आपके माध्यम से भारत प्रधानमंत्री को पत्र गया, केंद्र सरकार में माननीय कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में माननीय मुख्य सचिव महोदय समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना है। स्वच्छता के लिए प्लास्टिक फ्री कुंभ होगा, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के लिए हमें यहां पर फिर से कार्य करना है, मेले का विस्तार करना है और प्रयास होना चाहिए कि मुख्य पर्व जो होंगे स्नान के, उस दौरान वीआईपी और वीवीआईपी के प्रोटोकॉल सस्पेंड रहेंगे। यह हम पहले से ही सुनिश्चित करेंगे और इसको हमें हर हाल में लागू करना है। दूसरा, एंटी ड्रोन सिस्टम यहां पे लागू होना चाहिए। EI टूल के माध्यम से सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का बेहतर प्रबंधन भी यहां दिखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण होता है, जब हम लोग इस प्रकार की किसी बड़े आयोजन के साथ जुड़ते हैं तो उस दौरान एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों का व्यवहार श्रद्धालुओं के साथ कैसा है। जो भी कार्मिक यहां डिप्लॉय किए जाएं, वे सिविलियन हो, विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए स्वयंसेवक गण हों या फोर्स से जुड़े हुए हों, यूपी पुलिस के हों, पीएससी के हों, होमगार्ड के हों या अन्य किसी भी विभाग के हों, उनकी काउंसलिंग और उनकी ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है। कैसा व्यवहार हमारा होना चाहिए पब्लिक के साथ में, श्रद्धालुओं के साथ में। यहां पे श्रद्धालु आएंगे, उन श्रद्धालुओं के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, ये ट्रेनिंग प्रयागराज कुंभ 2019 ने इस मामले में बहुत अच्छा कार्य किया था और मैं उस समय की टीम को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से सारे कार्यक्रमों को किया था। आज लोगो जारी हो गया है,
और मैं चाहूंगा कि सूचना विभाग प्रयागराज मेला प्राधिकरण के साथ मिलकर के सुनिश्चित करें कि एक तो उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिला मुख्यालय पर, हर रेलवे स्टेशन पर, देश के हर एयरपोर्ट पर और अन्य प्राइम लोकेशन पर प्रयागराज महाकुंभ 2025 का ये लोगो अब वहां पर हमें डिस्प्ले करना चाहिए, ये आ जाना चाहिए। पॉजिटिव चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, नेगेटिविटी के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। याद रखना कि हमारे पास तैयारी 2019 से बड़ी है। बरसात 2019 की तुलना में 1 महीने आगे तक चली है, तो इसका मतलब हमारा कार्य 1 महीने बैक चल रहा है। इसको हमें अतिरिक्त मैन पावर देकर के इसको हमें व्यवस्थित रूप से आगे और समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा देना है। इसके साथ ही प्रयागराज के अंदर जो मैंने पहले कहा, एक कुंभ का दायरा बढ़ रहा है, काफी दूरी तक जाएगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि जहां पे कुंभ का दायरा जहां जा रहा है वहां पे हम लोग वेरिकेड करें और वहां पे हमारी शेड लगनी चाहिए, टीन शेड लगा करके ऊंचाई को बना लें और आने जाने की ही व्यवस्था करें, क्योंकि फ्रीक्वेंट बाहरी लोगों का या बाहरी किसी भी ऐसे तत्वों का घुसपैठ न हो जो सुरक्षा के लिए किसी के साथ खिलवाड़ कर सके। अभी से हम सुनिश्चित करें स्ट्रीट वेंडर्स, ई रिक्शा, 3 व्हीलर, टैक्सी चालक, अन्य प्राइवेट चालक, ट्रक या अन्य रेस्टोरेंट, होटल में जो कार्मिक हैं, इनकी वेरिफिकेशन, किराएदारों की वेरिफिकेशन की कार्रवाई, ये सुरक्षा की दृष्टि भी से शुरू कर लें। सीसीटीवी कैमरा हमने ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत सेफ सिटी में यह निजी भागीदारी के माध्यम से भी, लोगों के सहयोग से भी लगाया था, विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से भी सीसीटीवी कैमरे हम लोगों ने लगाए थे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि ये सभी क्रियाशील होते हुए दिखाई देने चाहिए। रेलवे के साथ, सिविल एविएशन विभाग के साथ में, एनएचएआई के साथ में, भारत सरकार से जुड़ी हुई जितनी भी अन्य संस्थाएं हैं उन सब के साथ भी हमारा एक बेहतर तालमेल रहना चाहिए। मुझे विश्वास है कि हमारे पास अभी समय है, कार्य व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ रहा है। टीम प्रयागराज, जो प्रयागराज महाकुंभ के लिए यहां पे अधिकृत की गई है, वह यहां के मान्य जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर संवाद बनाते हुए अखाड़ों के साथ में, संतों के साथ में, आचार्यवाड़ा, काक चौक या तीर्थ पुरोहित, इन सभी के साथ में बेहतर समन्वय बनाते हुए अपने कार्यक्रम को हम लोग समयबद्ध तरीके से कर रहे हैं। और जितने भी बड़े कार्य, कंस्ट्रक्शन के कार्य हो रहे हैं, हमारा प्रयास होना चाहिए कि 10 दिसंबर उसकी डेडलाइन हो। 10 से 15 के बीच में हमारा प्रयास होगा कि हम प्रधानमंत्री जी को यहां आमंत्रित करके कुंभ मेले के लिए उनसे सभी परियोजनाओं का उद्घाटन आदि के बारे में उनके करकमलों से इसको संपन्न करवा करके इसकी शुभारंभ की घोषणा करवा दें। उसकी तैयारी अभी से हमारी होनी चाहिए। लेकिन मैं सभी विभागों से, चाहे वह भारत सरकार के विभाग हो या उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े हुए, उन सबसे मेरा आग्रह होगा कि जो उन्होंने डेडलाइन दी है उस पर उन्हें दिन रात लग करके मैन पावर बढ़ा, क्योंकि इधर पर्व और त्योहार पड़ेंगे। पर्व और त्योहार की पर्व और त्योहार आप मनाएं अतिरिक्त मानदेय दे करके, लेकिन हमें व्यवस्थित रूप से इन सभी कार्यों को आगे बढ़ाना पड़ेगा और हर हाल में एक दिव्य और भव्य कुंभ के लिए, क्योंकि पिछली बार 2019 में किए गए प्रयासों का परिणाम था कि यूनेस्को ने प्रयागराज कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। हमारा प्रयास होना चाहिए कि फिर इस बार प्रयागराज कुंभ को वैश्विक स्तर पर इसी प्रकार की मान्यता प्राप्त हो। ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है।
और वह टीम वर्क पूरे कुंभ के दौरान यहां दिखनी भी चाहिए, प्रयागराज वासियों के मन में भी दिखनी चाहिए। एक कार्य प्रयागराज के अंदर हो सकता है। क्या प्रयागराज के अंदर हम होम स्टे आदि की व्यवस्था को भी प्रमोट कर सकते हैं? बड़े बड़े इवेंट के दौरान ये चीजें होती हैं, हुई हैं, और अच्छा होगा कि इससे उनकी इनकम भी बढ़ेगी और साथ साथ मैसेज भी जाएगा। अतिथि देवो भव का एक मैसेज भी बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकता है। अगर इसमें कुछ प्रयास हो सकता है तो माननीय जनप्रतिनिधिगण, नगर निगम भी, पर्यटन विभाग भी, स्थानीय प्रशासन भी इसमें अगर प्रयास कर सकेगा तो इसका एक अच्छा वह मैसेज इसका अच्छा होगा। अयोध्या में बहुत अच्छा उसका मैसेज था, वो काशी में उसके अच्छे मैसेज हुए, अच्छा उसका मैसेज हुआ था। अगर हम कर सकेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन ये बैठक आज यहां पे मेला प्राधिकरण की दूसरी बैठक हम यहां पे मेले के साथ, कुंभ मेले के साथ कर रहे हैं, और अब हमें जल्दी जल्दी इन बैठकों के क्रम को आगे बढ़ाना पड़ेगा, जिससे हम व्यवस्थित रूप से इन सभी इस आयोजन को पूरी भव्यता के साथ संपन्न कर सकें और उत्तर प्रदेश को हम देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकेंगे। मैं फिर सभी विभागों से कहूंगा कि जिनका जो कार्य है वे समयबद्ध तरीके से, गुणवत्तापूर्ण तरीके से उन कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। कहीं भी इन दोनों में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, और अगर कहीं किसी स्तर पर हुआ तो उनकी जवाबदेही भी तय करेंगे। धन्यवाद। सर वो लाइट जल रहा था, फोटो नहीं आया है लोगों का सर, एक बार और वो लाइट आ रही है। आपको एमओयू भी एक्सचेंज होना है, बुला रहे हैं, पहले फोटो करा ले जरा। ये और वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में संगम तट पर बड़े हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की। इस दौरान कई मंत्रीगण और भक्तगण मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर संगम तट पर देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें सीधे प्रयागराज से दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम तट पर पहुंचे हुए हैं। मंत्रोच्चारण के साथ यहां पूजा अर्चना की जा रही है। इसके अलावा नौका विहार करते हुए भी मुख्यमंत्री की जो है यहां पर तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम तट पर बैठे हुए हैं, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां मंत्रोच्चारण के साथ भी पूजा अर्चना की जा रही है। और इसके अलावा देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नौका विहार का, और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नौका विहार का भी देखिए आनंद लेते हुए नजर आए। और इस बीच पूजा पाठ करने की ये तस्वीरें सीधे आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं, जहां संगम तट पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं यूपी जो है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को अमेठी के नृशंस हत्याकांड के पीड़ित परिजनों से भेंट की है। इस दौरान विधायक ऊंचाहार मनोज पांडे भी मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, और इस बीच तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं जहां पर बताते चले सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां विधायक मनोज पांडे भी देखिए उनके साथ मौजूद हैं, और इसके अलावा देखिए तमाम अधिकारी भी उनके साथ मौजूद हैं। हमें अमेठी हत्याकांड के पीड़ित परिजनों से उन्होंने मुलाकात की है। अमेठी में जो हत्या हुई थी, नृशंस हत्या हुई थी, उसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधायक के साथ पहुंचे और पीड़ित परिजनों से मुलाकात की है। अमेठी हत्याकांड का जिक्र कर रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, और इसके अलावा उनके साथ विधायक की भी मौजूदगी है, जहां वो पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक मनोज पांडे भी उनके साथ मौजूद रहे। सीधे तस्वीरें लखनऊ से दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस पीड़ित परिजन से मिले जो अमेठी में देखिए नृशंस हत्या हुई थी। उसके बाद से देखिए कई दुखद तस्वीरें भी सामने आई थी, और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ढांढस बंधाते हुए नजर आ रहे हैं, पीड़ित परिजनों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं दिल्ली के आईसी सेंटर फॉर गवर्नेंस ने सरदार पटेल व्याख्यान का आयोजन किया, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी शिरकत की। इस मौके पर एस जयशंकर ने कहा कि सरदार पटेल संयुक्त राष्ट्र में जाने के खिलाफ थे। उन्होंने जूनागढ़ हैदराबाद के मामले में इसका विरोध किया है। आपको बताते चले कि इसके अलावा भी देखिए कई बातों का भी जिक्र किया है। वे इस बातों को लेकर बहुत स्पष्ट थे कि भारत को अपने मुद्दे को अन्य शक्तियों के सामने नहीं छोड़ना चाहिए। और इसी के साथ साथ आपको यह भी बताते चले कि एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा, आइए सीधे आपको सुनवाते हैं। That but for Sardar Patel's leadership,
the story of the integration of Indian states in the aftermath of the partition would be very different. Decisions pertaining to Hyderabad, to Junagadh and the Rajputana have all been written about at length. But there are many more that we take for granted because of his efforts. Even today, his secretary, V.P. Menon's account of what happened at that time, I believe is a must-read to understand our modern history. And I myself often give that book to young officers who come as trainees because I tell them that it tells you how it really was and how it could have been but for Patel. Equally revealing have been developments in the one state that Sardar Patel was actually not allowed to handle, Jammu and Kashmir. Now we all know how that unfolded. It has taken us much national effort and many sacrifices to rectify those errors subsequently. 8 decades after independence, perhaps the younger generations, and I'm happy to see some of them in the room, the younger generations may not readily appreciate how seriously a third force model was being pushed by the colonial power to ensure a permanent weakening. It was in large measure due to Sardar Patel's legendary firmness and vast negotiating skills that our senior colleagues have spoken about, which ensured that many instruments of accession were signed. But in the handling of Jammu and Kashmir, we created serious problems for ourselves. Problems in national integration, in national security, in diplomacy, and in geostrategy. The foundation that Sardar Patel laid since became the strong edifice of a modern and confident India. But there are lessons from his endeavors which are relevant even now. Foremost among them is that our civilizational ethos does not automatically translate into political coherence and national unity. At various points of our history, internal divisions and selfish agendas have done our country great harm. Indeed, these were traits that the world was readily willing to exploit to its advantage. What Sardar Patel was able to do, and do remarkably, in 1947-48, was to evoke an emotion and an awareness among the states and the rulers towards our nationhood. That is how he could actually bring us all together. Sustaining that spirit is the task that he has bequeathed to all of us, and overcoming many challenges, we have today reached the current stage in our national life. But there are still forces and voices, as there have been in the past, that seek to divide and weaken. They speak of narrower identities, they promote conflicting interests, they advocate divided loyalties. To a point where in India, that has existed virtually as long as human history itself, is again envisaged by some people as a negotiation. In a democratic society, I can understand that there will inevitably be debates and discussions. But these should end up as national understandings and national consensus, and not become a counterpoint to our nationalism. For that very reason, we should be continually committed to strengthening the national spirit and nurturing our integration. History has demonstrated the great cost of mainstreaming divisive politics, especially those centered around vote banks. The real tribute that we can pay to Sardar Patel is to never let our guard down. Friends, all polities are run by institutions and through their established practices. The quality of governance is often a key factor in determining
comprehensive national power. At the time of independence, there were serious dilemmas that accompanied the political transition. It is to the credit of Sardar Patel that he stood up strongly for the continuity of our governance, whether it was stability that we experienced in India. Obviously, a great deal of the credit goes to the national movement, which instilled political awareness deeply among our people. But this venue is particularly appropriate to also recognize how crucial. तो आप सुन रहे थे विदेश मंत्री एस जयशंकर को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। Best channel है